Hello students, welcome back again in this video. As you know, we were doing lesson 2 in economics, social science class 9th, and we have done overview of this lesson. What is resources, what is how we can say people as a resource, and the checklist is given over here as we have done this also. And investment in human capital, how the population can be turned into productive asset, gross national product, and investment in education and health. So this is what we have done till now, and this is the second part of this lesson, and we'll start with the case studies given in this lesson. Stories of Sakal and Vilas. First of all, we'll try to understand the story given in this lesson, and later on we'll try to understand the conclusion. What is the conclusion of these stories? So let's start with the stories. First story is story of Sakal. Sakal was a 12-year-old boy. His mother शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स. 12 साल का एक लड़का है, इसकी मदर जो है डोमेस्टिक घर के काम करती है. फादर है बूटा चौधरी जो काम करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में. सकाल हेल्प करता है अपनी मदर के घर के कामों के पूरा करने में, या जहाँ भी वो घर के काम करने जाती है उसमें भी. ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर यंगर ब्रदर. अपने छोटे भाई बहन जीतू और शीतू का भी ख्याल रखता है. और इसके अंकल जो हैं सकाल के, वो उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास कर ली है, 12वीं के एग्ज़ाम दे दिए हैं, लेकिन वो घर पर बैठे हैं. बूटा एंड शीला सेंड साकल टू द विलेज स्कूल. बूटा और शीला जो है दोनों ने अपने बच्चे को जो है स्कूल में भेजा है ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके, एग्ज़ामिनेशन. और बाद में जैसे ही वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, उसको जो है स्टडी के लिए वोकेशनल कोर्स कंप्यूटर में करने के लिए लोन ले लेते हैं उसके फादर. और जैसे ही लोन लेते हैं और वो कोर्स कंप्लीट करता है, उसे जॉब मिल जाती है प्राइवेट स्कूल में. एक जॉब में रहते हुए वो एक नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है जो हेल्प करता है कंपनी की सेल्स को बढ़ाने में. और उससे खुश होकर के जो है इसके बॉस जो होते हैं साकाल के, वो उसे प्रमोशन दे देते हैं. तो ये स्टोरी थी साकाल की. अब स्टोरी देख लेते हैं विलास की. विलास वॉज एन 11-year-old बॉय. 11 साल का लड़का है जिसके फादर महेश एक फिशरमैन थे, मछुआरे थे. उसके फादर की डेथ हो जाती है जब वो 2 साल का था, और उसकी मदर जो है वो मछली बेचती है और उससे घर का खर्चा चलाती है. मछलियाँ खरीदती है लैंड ओनर्स पॉन्ड, अपने जो मालिक है उसके तालाब से, और उसको बेच के मंडी में वो 150 रुपये पर डे के हिसाब से कमा लेती है. विलास बिकम पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस. विलास को आर्थराइटिस हो जाता है और उसकी मदर उसको अफोर्ड नहीं कर पाती है डॉक्टर के पास ले जाना. ही कुड नॉट गो टू द स्कूल आइदर. स्कूल भी नहीं जा पाता है, जबकि वो पढ़ाई में बहुत उसका इंटरेस्ट होता है. अपनी मदर की हेल्प करता है खाने वगैरह में, अपने छोटे भाई मोहन का भी ख्याल रखता है. और थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, उसकी मदर बीमार हो जाती है और विलास मजबूर हो जाता है कि वो भी मार्केट में इसी तरह से मछली बेचने लगे, और जिससे वो काफ़ी मीगर इनकम, बहुत कम इनकम वो कमा पाता है. तो ये स्टोरी 2 थी स्टोरी. अब इनका हम मीनिंग समझते हैं. व्हाट इज़ गिवन इन दिस स्टोरी, or we can say what is the conclusion behind the story. In the case of Sakal, education added to the quality of his labor. साकाल के केस में जो है एजुकेशन ने उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, क्वालिटी ऑफ लेबर को बढ़ाया और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई, जिससे उसकी सैलरी भी बढ़ी और कंट्रीज ग्रोथ एंड नेशनल इकोनॉमी, देश के भी ग्रोथ में और इकोनॉमी में काफ़ी फ़ायदा हुआ. इन द केस ऑफ विलास देयर वॉज नो एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ. विलास के केस में क्या होता है, कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होती है अर्ली पार्ट ऑफ हिस लाइफ, अपनी शुरुआती जीवन में. ही स्पेंट लाइफ सेलिंग फिश लाइक मदर. जैसे उसकी मदर मछलियाँ बेचती है, सेम उसी तरह से वो काम करता है एज अ अनस्किल्ड लेबर. तो दोनों की क्वालिटी में, काम में, सैलरी में बहुत डिफरेंस है. साकल को एजुकेशन मिली, उसने कोर्स किया और बाद में उसने जो है अच्छा ठीक ठाक कमाने लगा, प्रमोशन भी मिला कंपनी में. जबकि विलास के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सेम उसी जगह पे जहाँ पे उसकी मदर थी. सो देयर इज़ नो फैमिली ग्रोथ ऑफ इनकम. ग्रोथ में, इनकम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जैसी लाइफ पहले थी सेम वैसी की वैसी है. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ एसेंशियल. क्यों ज़रूरी है एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करना. नाउ वी हैव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वीमेन. कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है मैन की एंड वीमेन की. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं, क्या मीनिंग होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे जैसे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा. डेफिनेशन हैज़ गिवन.
एक्टिविटीज़ विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और मार्केट एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी गतिविधियाँ जो वैल्यू ऐड करती हैं नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करती है या अपना योगदान देती है, उसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। इन्हें को मार्केट एक्टिविटी, बाजार गतिविधियाँ भी कहा जाता है। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर्स, 3 पार्ट्स में या 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है, देखिए ये मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ पहले भी। ऑल एक्टिविटीज़ विच हार्वेस्ट और एक्सट्रैक्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अर्थ और नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी। ऐसे काम जो नेचुरल रिसोर्सेज को अर्थ से हम नेचुरली यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग। तो ये सब जो है इसमें आता है प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर देखते हैं, यूजिंग प्रोडक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी सेक्टर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ का यूज़ करके जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम फिनिश्ड गुड बनाते हैं, वही सेकेंडरी सेक्टर होता है। All manufacturing process and construction activities are included in the secondary activities, or we can say secondary sector. Now let's move on to the tertiary sector. All activities which support the primary and secondary sectors are classified in this category. वो सभी गतिविधियाँ, वो सभी एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती हैं, उन्हीं को टर्शरी सेक्टर में लाया जाता है। These include trade, transportation, communication, sales and service, education, health, tourism, banking, insurance, legal services, government, etc. So these were some example of the different economic activities. Economic activities has 2 parts. Now we'll study the economic activities. First one is market activities. These activities involve remuneration to the person who perform an activity for pay or profit. ऐसी एक्टिविटी जिसमें जो है कोई भी पर्सन कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उसको या तो पैसे मिलते हैं पे, या उसे प्रॉफिट होता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, तो यही मार्केट एक्टिविटी होती हैं जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज भी आती हैं। अब है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट पेड एज प्रोडक्शन ऑफ दीज एक्टिविटीज़ फॉर सेल्फ कंजप्शन और एग्जाम्पल और सेल्फ यूज़ और अदर नॉन रेम्यूनरेटिव एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल वुमेन डूइंग डोमेस्टिक वर्क, ऐसे काम जिसमें घरेलू काम अगर कोई औरत कर रही है, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के काम में, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। वाइल मैन वर्किंग इन द फील्ड्स अर्निंग मनी विच दे स्पेंड ऑन द rearing their families आर मार्केट एक्टिविटीज़। That this division of the labor between men and women in families due to historical and cultural reason। तो जो डिवीज़न जो है, वर्क डिवीज़न, जैसे कि देख सकते हैं कि फीमेल जो है घर का काम करती है, संभालती है, बच्चों को पालती है, घर का काम करती है। सेम उसी तरह से जो मेन है वो बाहर जाते हैं, फील्ड में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ये डिवीज़न किस तरह से दिया गया है या किस तरह से हुआ है लेबर का, हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन्स की वजह से। इसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक मौजूद है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड स्किल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग। अर्निंग को डिटरमाइन करने के लिए एजुकेशन और स्किल किस तरह से इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन एंड स्किल आर मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। किसी भी व्यक्ति की एजुकेशन और उसकी योग्यता, उसकी कुशलता वही डिटरमाइन करती है कि वो कितना कमाएगा। अर्निंग इन एनी इंडिविजुअल। A majority of women have meager education and low skill compared to men. इंडिया में क्या है, ज़्यादातर औरतें अभी इतनी हाईली एजुकेटेड नहीं हैं, लो स्किल्ड है एज कम्पेयर टू मैन। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रीज़न आ जाएंगे, क्योंकि हमारा समाज इस तरह से बना हुआ है पहले से ही कि डिवीज़न किया हुआ है वर्क का, कि कौन सा काम किसे करना है। तो इस वजह से जो काम यूजुअली पुराने टाइम से मैन करते आ रहे हैं, उन कामों को फीमेल्स नहीं करती है, और इस तरह से वो उसमें ज़्यादा स्किल्ड नहीं होती है। मोस्ट वुमेन वर्क इन प्राइमरी सेक्टर विच लैक्स जॉब सिक्योरिटी, लीगल प्रोटेक्शन, प्रोवाइड इरेगुलर लो इनकम। ज़्यादातर औरतें किसमें, प्राइमरी सेक्टर में काम करती है जिसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, इरेगुलर और लो इनकम है। लो इनकम कम इनकम को कहेंगे, और इरेगुलर है, कोई रेगुलरिटी नहीं है इस चीज़ में कि पूरे साल ही काम मिलेगा। देयर इज़ ऑल्सो एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव, चिल्ड्रन लीव, चाइल्ड केयर लीव एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। तो इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है इस तरह की फैसिलिटीज़ का, या कहें कि एब्सेंस है मैटरनिटी लीव की, कि भाई गर्भ धारण के समय जब प्रेग्नेंट है विमेन तब उसको छुट्टियां मिलेगी, चाइल्ड केयर लीव मिलेगी,
जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में होता है यूजुअली, हर एक जॉब में होता है गवर्नमेंट में कि भाई लीव्स मिलती हैं, छुट्टियाँ मिलती हैं और उन छुट्टियों की सैलरी भी मिलती है। ऑन द अदर हैंड women with high education and skill are paid equally as a man। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हाई एजुकेशन और स्किल वाली औरतों को उतना ही पेमेंट किया जाता है जितना कि मैन को किया जाता है। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मीडियम अट्रैक्ट टू द वुमेन मोस्ट। और इसमें क्या है, टीचिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें इक्वल पेमेंट ही होती है मैन एंड वुमेन दोनों को, जो कि अट्रैक्ट भी करता है वुमेन को सबसे ज़्यादा टीचिंग फील्ड में आने के लिए। और एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है, आप किसी भी स्कूल में जाके देख सकते हैं द रेशियो बिटवीन मैन एंड वुमेन। सो यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रेशियो। तो फीमेल आपको ज़्यादा मिलेंगी टीचिंग सेक्टर में और मेल कम मिलेंगे। अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द ओवरऑल क्वालिटेटिव फंक्शनिंग ऑफ द population that signifies in social, economic and cultural growth of the output. Education and health are the most important factors affecting quality of population. Education और health दोबारा से वही चीज़ आ गई कि quality of life उसको determine करने में बहुत importance रखती है। अब देखते हैं these are discussed as follows कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की क्या गुणवत्ता है, जनसंख्या की क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटीज़ हैं पॉपुलेशन में, तो वो सब वही आ जाएगा एजुकेशन। Education opens new horizon, develop life values and give rise to the new aspirations in increase of the national income as well as the cultural richness and efficiency of governance। तो एजुकेशन क्या करती है, एक नए आयाम खोलती है ज़िंदगी के, वैल्यू बढ़ाती है, विकास लाती है, न्यू एस्पिरेशन, नई इच्छाएं जागृत करती है। इट इंक्रीज द नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करती है। कल्चरल रिचनेस बढ़ती है एजुकेशन से। जैसे ही हम अपने कल्चर को जानेंगे थ्रू एजुकेशन, उतनी ही ज़्यादा हमारी नॉलेज बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा हम अपने कल्चर्स एंड ट्रेडिशन को एक सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो कर पाएंगे। Vocational education has been developed to provide skill based education which leads to the ready employment। अब वोकेशनल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी वोकेशन या वर्क से रिलेटेड कोई भी हम जब एजुकेशन देते हैं या पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, उसी को ही जो है वोकेशनल एजुकेशन कहा जाता है। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम विच इज़ वोकेशनल एजुकेशन। नाउ एजुकेशन सिनेरियो इंडिया, इंडिया में एजुकेशन का क्या हाल है, क्या सिनेरियो है, क्या सीन है, वो सब देखते हैं इस पैराग्राफ में। देर इज़ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। अब एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं इंडिया में, और एक रिटेंशन एंड क्वालिटी बढ़ाने के लिए, रिटेंशन यानी कि रुकना, रिटेन करना, रहना। तो रहने के लिए पहले क्या होता था, आपने देखा होगा बहुत सारे, हम अपने फैमिली में ही एग्जांपल देख सकते हैं, जो हमारी जो जनरेशन है, जो हमसे बड़े हैं, यूजुअली एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, किसी भी रीजंस की वजह से छोड़ देते हैं बीच में एजुकेशन, तो रिटेंशन उसमें नहीं है। तो अब बच्चों को स्कूल में ही रोकने के लिए, रिटेन करने के लिए, रखने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं। मिड डे मील स्कीम कि भाई एटलीस्ट खाना खाने के लिए ही बच्चे पहुँचे स्कूल में, पैसे मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है ताकि पैसे, फिर योजनाएं बहुत सारी प्लानिंग चलाई गई, जैसे लाडली योजना है, ठीक है, जिसमें क्या होगा 1 लाख रुपए मिलेंगे 12वीं क्लास पास करने के बाद। तो इस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है ताकि एजुकेशन को प्रमोट कर सके। एक यूईई प्रोग्राम है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कि भाई सभी को एजुकेशन मिले, प्राइमरी एजुकेशन। स्पेशल स्कूल called as the Navodaya Vidyalaya has been established in each district। 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में स्टार्ट किया गया नवोदय स्कूल्स को। इनको पेस सेटिंग स्कूल्स का नाम दिया गया। क्या खासियत है नवोदय स्कूल्स की? ये खासियत है कि रूरल एरियाज़ में जो ग्रामीण लोग हैं या रूरल पीपल हैं या लो इनकम वाले लोग हैं, उनको एक बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना। और नवोदय स्कूल जो होते हैं रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, जिसमें लोग रहते हैं, हॉस्टल होते हैं, लोग नहीं मतलब स्टूडेंट्स रहते हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड एनॉर्मसली इन लास्ट फ्यू ईयर्स, बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा है गवर्नमेंट का एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर खर्चा। देर आर स्टिल मैनी डिस्पैरिटीज़ इन लिटरेसी, लेकिन फिर भी बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ यानी अंतर देखने को मिलता है हमें मैन एंड वीमेन की उसमें।
Female literacy remains much lower than the male literacy. All over India, literacy among the males is nearly 16.6% higher than the females. 16% ज़्यादा है मेल की लिटरेसी रेट फीमेल के कंपैरिजन में. About 16.1% higher in urban areas as compared to the rural area. There is also wide variation in literacy rates from the one region of the country to another. हर एक रीजन में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है वेरिएशन है लिटरेसी रेट में. फॉर एग्जांपल देयर इज़ अबाउट 94% लिटरेसी इन केरला बट 62% लिटरेसी इन बिहार. तो केरला में 94% लोग पढ़े लिखे हैं, बिहार में 62% है. तो ये देख रहे हैं रीजनल डिस्पैरिटीज़. दिस इज़ कॉल्ड द रीजनल डिस्पैरिटी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या चीज़ें, क्या बदलाव है, क्या चेंजेस हैं एक जगह से दूसरी जगह में, क्या बदलाव हैं, किस जगह पे कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है, किस पे नहीं है. यही डिस्पैरिटीज़ होती हैं. अब है गवर्नमेंट स्टेप्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल. गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं ताकि एजुकेशन सभी को मिल सके. द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड ओवर 7.68 लाख इन 2004 to 5. प्राइमरी स्कूल सिस्टम बढ़ गया है. टोटल इतने आई थिंक ये स्कूल हैं हमारे इंडिया में. Government's initiative of Sarv Shiksha Abhiyan aims to providing elementary education to all children at the age of 6 to 14. तो ये सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया. मिड डे मील स्कीम, ठीक है. मिड डे स्किल हेल्प इज इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस रिटेंशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस. मिड डे मील स्कीम नरसिम्हन राव की गवर्नमेंट में स्टार्ट हुई थी. तमिलनाडु पहला स्टेट था जिसने मिड डे मील स्कीम जो है अपने स्कूल में लॉन्च की थी. बाद में पूरे इंडिया में हो गया था ये. ईयर मुझे एक्चुअली अभी रिमेन याद नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली 1975 होगा, तब से स्टार्ट हो गया था ये. बट मैं ये श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता, आप चेक भी कर सकते हैं या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कब स्टार्ट हुई थी इंडिया में. लेकिन ये ज़रूर है कि तमिलनाडु जो है पहला स्टेट था जिसने मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया था अपने स्टेट में. Over the past 50 years, there has been a significant growth in the number of universities and institutions of higher learning in specialized area. तो पिछले 50 सालों में बहुत बदलाव आए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं. The 12th 5-year plan endeavors increase of enrollment in higher education of the 18 to 23 years age group. तो ये डेटा दिया गया है कि जो 5th 5-year प्लान था हमारा, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें एजुकेशन पे खास ध्यान दिया गया था. क्या था, क्या स्ट्रेटजीज थी वो देख लेते हैं. इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट्स स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन. करिकुलम में मॉडिफिकेशन ला करके, बदलाव ला करके. करिकुलम होता है हमारा पाठ्यक्रम, क्या हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किन मेथड्स के थ्रू पढ़ना है, सब करिकुलम का पार्ट है. वोकेशनलाइजेशन, व्यवसायीकरण, कि किस तरह से एजुकेशन ऐसी दी जाए कि वोकेशनल स्किल्स आए बच्चों में. एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जो है इस चीज़ को बढ़ा सकें. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वी हैव स्टडीड इन 8th क्लास इंडस्ट्री चैप्टर. आईटी क्या होता है, पूरा क्या था, सब कुछ हमने पढ़ा था. बेंगलोर, सिलिकॉन वैली, इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन का प्रोसेस इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम प्रोसेस करके आगे फर्दर किस तरह से स्प्रेड करते हैं, सारा सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है. डिस्टेंस एजुकेशन एज वेल एज कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. तो डिस्टेंस एजुकेशन स्टार्ट किया गया जिसमें आपको रेगुलर स्कूल में नहीं जाना होता है. फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन को बढ़ावा देना. फॉर्मल एजुकेशन जो आप लोग कर रहे हैं प्रॉपर स्कूल्स में, बिल्डिंग में, एक पर्टिकुलर स्किल्ड टीचर आपको पढ़ा रहा है, और सिलेबस डिफाइंड है कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेथड्स डिफाइंड है क्या पढ़ना है. तो दिस इज़ नॉन एज द फॉर्मल एजुकेशन. एंड व्हाट अबाउट नॉन फॉर्मल एजुकेशन. तो ये वो एजुकेशन होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ को बाय ऑब्जर्वेशन सीखते हैं. तो ऑब्जर्वेशन के लिए, एग्जांपल के लिए बेस्ट एग्जांपल है कोई भी, जैसे कि आपने घर में भाई आपके घर में मान लो कि भाई एनिमल हस्बेंड्री हो रही है, या फिर भैंस रखी हुई है, गाय रखी हुई है घर में. तो उनका काम करना आपने कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा है, आपने कैसे सीखा है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू. तो ये हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है. कोई भी चीज़ जब हम ऑब्जर्व करके सीख लेते हैं, जिसमें कोई सिखाता नहीं है हमें, अपने आप हम सीख जाते हैं. या फिर सिखाने वाला भी इतना स्किल्ड नहीं होता कि उसके पास डिग्री होती है या कुछ होता है, तो इसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. डिस्टेंस मैंने बता ही दिया. आईटी एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एजुकेशन.
अब देखते हैं नेक्स्ट है हेल्थ। प्रॉपर हेल्थ केयर हेल्प्स अ पर्सन टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। जब तक हेल्थ होगी तभी उसको रियलाइज़ होगा कि क्या उसका पोटेंशियल है, क्या उसकी एबिलिटी है, कितना अच्छा वो कर सकता है। सो द गवर्नमेंट नेशनल पॉलिसी ऑन हेल्थ एम्स टू इम्प्रूविंग द एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज। हेल्थ पे ध्यान देना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ाना। ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स इंडिया हैज़ बिल्ट अप वास्ट हेल्थ केयर इन मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 50 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। सो रिजल्ट उसके क्या रहे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज्ड ओवर 68.3 ईयर्स इन 2014. So this is the average age of people in India कि इतना लोग जीते हैं 68 साल। बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अराउंड 39 पॉइंट कुछ थी, या 40 हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, इतनी थी, जो कि बढ़ करके 2014 में 68 हो गई। तो लास्ट 50 ईयर्स एज यू कैन सी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 इन द ईयर 1951 टू 37 इन 2015। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये होती है कि पर 1000 जितने भी न्यू बॉर्न बेबी हैं उसमें कितने की डेथ हो रही है। तो 1951 में पर 1000 पे 147 मर जाते थे, अब 37 ही रह गए हैं 2015 में। अब है क्रूड बर्थ रेट हैज़ ड्रॉप्ड टू 20.8 एंड क्रूड डेथ रेट टू 6.5 विद द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कितनी बर्थ हुई वही क्रूड बर्थ, कितनी डेथ हुई वही क्रूड डेथ रेट। तो ये हो गया है। ये वीडियो ऑलमोस्ट बहुत लेंथी हो गई, इसलिए बाकी का लेसन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।